हेलो एवरीवन। आई एम वरुण जोशी। और आज स्टेट में जो एग्जाम्स हैं जिनमें इंग्लिश आएगी, तो उन इंग्लिश के वो टॉपिक्स, ठीक है ना, जो मेंशन टॉपिक्स हैं उनके बारे में आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं आप लोगों को दूंगा। ठीक है ना, जो भी टॉपिक्स हम लोगों को अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए कवर करने हैं उनके रिगार्डिंग मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा। ठीक है ना। देखिए, तो अगर इंग्लिश की हम बात करें, अगर जो आपका सिलेबस, जहां तक मैंने एग्जाम, जो भी एग्जाम से रिलेटेड आपका सिलेबस है जो मैंने देखा है, उसमें सबसे पहली चीज जो मुझे कॉमन लगी वो लगी ये टेंसेस। ठीक है, टेंसेस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा जो टॉपिक रहेगा, जो कि हमने कवर करना है। क्यों? क्योंकि टेंसेस से रिलेटेड एक टॉपिक जो मेंशन्ड है वो है वर्ब्स, क्रियाएं बोले अगर, है ना। तो उसमें जो सिलेबस था आपका जो मेंशन्ड है उसमें वर्ब्स के बारे में ये बताया गया था कि ऑक्सिलरी वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब। ठीक है ना, ये तीन चीजें उन्होंने डिफाइंड है, मतलब ये तीन चीजें, इस पे बेस क्वेश्चंस आपके आएंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, टेंसेस जो है हमारे तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो इनको हम कवर करेंगे, इनसे रिलेटेड क्या क्या रूल्स हैं हमारे पास, ये सब आपको समझाया जाएगा, आपको बताया जाएगा, और आपको इनसे रिलेटेड नोट्स भी दिए जाएंगे। ठीक है। अच्छा, दूसरा इसमें क्या था, टेंसेस से रिलेटेड वर्ब्स के बारे में मेंशन्ड है उसमें। और वर्ब्स हमारे पास दो प्रकार की होती हैं बेसिकली। एक होती है मेन वर्ब जो कि एक्शन बताती है, दूसरा उसमें एक ये टर्म था ऑक्सिलरी। वर्ब से ही रिलेटेड एक तो होगी मेन वर्ब। तो मैं आपको बता देता हूं, मेन वर्ब का मतलब ये हुआ जो एक्शन हम करते हैं या जिससे किसी कार्य के होने का पता चले, तो उसको हम बोलते हैं मेन वर्ब। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, या मैं बोल रहा हूं, तो ये मुख्य क्रियाएं होगी, स्पीक, टीच, इस तरीके से। ऑक्सिलरी का मतलब होता है, इसको सिंपल रखते हैं, हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। ऑक्सिलरी का मतलब क्या हुआ? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का क्या रोल है? हेल्पिंग वर्ब से मुझे ज्ञात होता है कि मैं कौन से टेंस के बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? सहायक क्रिया। जैसे मैं बोलूं मैं पढ़ा रहा हूं, तो ये हूं जो है, इससे मुझे ये पता चल जाए कि वाक्य किसका है, प्रेजेंट का है, वर्तमान काल का है। ठीक है जी, एक तो ये हो गया। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, टेंसेस का और क्या रोल है। टेंसेस से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हमारे पास हैं, टोटल 12 हैं। ठीक है ना, मतलब हम प्रेजेंट टेंस की बात करें तो प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट हैं, उसी तरीके से पास्ट के 4 हैं, फ्यूचर के 4 है, तो इनसे रिलेटेड रूल्स हम पढ़ लेंगे। दूसरा किस एस्पेक्ट से ये इंपॉर्टेंट है टेंसेस हमारा, एक्टिव वॉइस, एक्टिव और पैसिव वॉइस, इस पे बेस सवाल आपको मिलेंगे एग्जाम में, 4 या 5। ठीक है ना, 4 या 5 सवाल इससे रिलेटेड मिलेंगे, और इनको करना बहुत आसान होता है, कोई मुश्किल काम नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पास जो भी वाक्य आएगा, अगर आपको उसको पैसिव में चेंज करना है या किसी पैसिव को अगर एक्टिव में चेंज करने की, अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है, तो उससे डील करना कोई मुश्किल काम नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, और आपको एक्टिव पैसिव के कन्वर्जन से रिलेटेड रूल्स अगर आपको पता होंगे, तो 4 ऑप्शन अगर दिए होंगे, तो आपको बड़े आराम से आइडिया लग जाएगा कि मेरा आंसर क्या होगा। बस सीखना है कि कैसे करते हैं। ठीक है। दूसरा क्या है, नरेशन। ठीक है, नरेशन क्या होता है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन जो होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीचेस होते हैं। ठीक है ना, बहुत सिंपल है, कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है ये सब। ये सारी चीजें कवर हो जाएंगी, बस ध्यान किस पे देना है, टेंसेस पे। ठीक है, टेंसेस पे ध्यान देंगे अगर, तो सारी चीजें हमारी आसानी से क्लियर हो जाएंगी। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, जो भी हमारे टॉपिक्स होंगे उनसे रिलेटेड नोट्स आपको दिए जाएंगे। ठीक है ना, नोट्स दिए जाएंगे आपको, प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस मिलेंगी, सब कुछ, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड टू यू, है ना। और कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। होता है कि स्टेट में हार्डली कुछ एग्जाम्स होते हैं जिनमें इंग्लिश आती है। ठीक है ना, तो जो स्टूडेंट्स हो हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, जो उन एग्जाम में बैठेंगे, तो वो एक स्टेट ऑफ फियर में रहते हैं कि कैसे होगा, कैसे इंग्लिश हम कवर पर। मैं आपको एक सिंपल से चीज बता रहा हूं कि हम लोग इंग्लिश कवर करेंगे किससे, हिंदी के थ्रू जाके। हिंदी तो हम बचपन से बोलते हुए आ रहे हैं ना, तो हम इंग्लिश को इंग्लिश के थ्रू नहीं सीखेंगे, हम हिंदी के थ्रू जाएंगे हम लोग। ठीक है ना, ये सब जब हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे, आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों बोला कि हिंदी के थ्रू वी आर गोइंग टू लर्न इंग्लिश। ठीक है जी। अच्छा, और जो मैंने देखा था उसमें एक था वोकैब सेक्शन, आपका वोकेबलरी सेक्शन था। थोड़ा वास्ट होता है, थोड़ा नहीं बहुत वास्ट होता है। ठीक है ना, इसमें यह है कि जितना भी पढ़ ले आदमी उतना कम है। तो वोकैब में आपका क्या आता है, एंटोनिम, सिनोनिम्स आते हैं। ठीक है, जैसे पर्यायवाची समाज, पर्यायवाची हो गए। ठीक
ठीक है ना, विलोम शब्द जैसे को एंटोनिम्स बोलते हैं हम लोग। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा आपका, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हुआ है, एक स्टेटमेंट, कोई भी एक स्टेटमेंट लिखा रहेगा और आपके लिए उसको कोई वर्ड आपको क्या करना पड़ता है, सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है, ठीक है ना। जैसे कि एक हमारे पास एक चीज होती है कि उस पर्सन को क्या कहते हैं हम लोग, जो एक डिक्शनरी को कंपाइल करता है, उसको बोलते हैं लेक्सिकोग्राफर। तो ये होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। किसी भी स्टेटमेंट के लिए कौन सा वर्ड अप्रोप्रिएट है तो उसे हम क्या बोलते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो एंटोनिम्स हो गया, सिनोनिम्स हो गया। इसमें एक चीज और होती है, होमोनिम्स। होमोनिम्स का मतलब हुआ वो वर्ड्स कि जिनका प्रोनाउंसिएशन, जिनका उच्चारण एक है पर मतलब क्या है, अलग अलग है। कि दे हैव, homonyms are those words which have same pronunciation, उच्चारण सेम है, but they have different meanings। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल देख लीजिए, मैंने बोला एक्सेप्ट और मैंने बोला एक्सेप्ट। अब देखिए दोनों का उच्चारण सेम है, स्पेलिंग में फर्क है। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब किसी चीज को स्वीकारना, एक्सेप्ट इसका मतलब क्या हुआ, के अलावा, एक्सेप्ट दिस, कि इसके अलावा, ठीक है ना। तो इनको हम होमोनिम्स बोलते हैं। ऐसे कुछ वर्ड्स हैं, हम देखेंगे। तो वोकैब के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि ये वास्ट एक सेक्शन है हमारा, ठीक है ना। और मैं तो ये मानता हूं कि वोकैब जो है ये तो एक तो डेली बेसिस पे पढ़ने वाली चीज है, ठीक है ना। डेली बेसिस पे आपको ये पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इसमें याद बहुत करना होता है। तो वोकैब के लिए क्या है कि हम रोज जैसे 5 से 10 वर्ड्स, ठीक है ना, अपनी क्लास के बाद 5 से 10 वर्ड्स हम लिख सकते हैं, ठीक है। या आपको क्या है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स की आपको पीडीएफ मिल जाएगी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, ईडीएम फ्रेजेस हो गए, मुहावरे लोकोक्तियां जो होती हैं, ठीक है ना, इससे रिलेटेड आपको पीडीएफ मिल जाएंगी, ठीक है ना। तो ये डेली बेसिस पे जितना हम लोग करवाएंगे वो तो आपने करना ही है, खुद से भी अपने एफर्ट्स लगा के ये चीज पढ़नी है ना। और फिर जब हफ्ते 10 दिन में हमारे पास ठीक ठाक वर्ड्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, टेस्ट कर लेंगे उस पर, है ना, एक टेस्ट सीरीज चला देंगे वो कैप बेस्ड। तो उससे क्या है कि थोड़ा सा जो वर्ड्स आपने पढ़े हैं वो याद हो जाएंगे। अब बच्चों का सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है वो कैप को लेकर, वो ये होता है कि वो कैप याद कैसे करें। याद करना बहुत मुश्किल काम है, ठीक है ना। सबसे बढ़िया ये है कि वो कैप में जो भी वर्ड्स हम सीखते हैं या पढ़ते हैं, अगर हम उनको क्या करें, उनको हम एक सेंटेंस की फॉर्म में अगर बना लें तो सेंटेंस के थ्रू समझना ज्यादा आसान है। मतलब वो कैप रटने की जगह उसके यूसेज पे अगर हम ध्यान दें तो क्या होगा, हम उसे आराम से, कोई भी वर्ड है अगर तो उसको बार बार हमें रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और दूसरा इसमें फिर से आसानी क्या हो जाती है कि फिर से वोकैब अगर आप पढ़ेंगे, हम लोग जब करेंगे तो ऑप्शंस आपको दिए रहेंगे एग्जाम में, है ना। तो ऑप्शन से भी क्या कि थोड़ा बहुत एक आइडिया लग जाता है आंसर क्या मार्क होना चाहिए। तो धीरे धीरे जब हम ये चीजें शुरू करेंगे, जब वोकैब के जो सेशन है वो चलेंगे, जब हम ग्रामर वगैरह पढ़ेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो चीज मैंने देखी थी वो थी आर्टिकल्स। बहुत ही सिंपल टॉपिक है आर्टिकल्स, बहुत ही सिंपल है। इसमें आर्टिकल्स के बारे में एक बेसिक जानकारी मैं आपको दे देता हूं। 3 प्रकार के होते हैं, ए, एन और द, ये आर्टिकल्स होते हैं हमारे। तो हमारा जो पूरा टॉपिक है वो किस पे बेस्ड होगा, इन तीनों के यूज पे, कि कहां का इनको लगाना है कहां का नहीं लगाना है, ठीक है ना। तो आर्टिकल्स हमारे सिर्फ इन तीनों पे, और बहुत आसान टॉपिक है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। आराम से जितने भी क्वेश्चंस आप आएंगे, 4 या 5 जो भी सवाल आर्टिकल्स पे बेस्ड आएंगे, आप आराम से डील कर लोगे, कोई मुश्किल काम नहीं है ये। बस खाली जानकारी के लिए मैं आपको बता देता हूं कि ये तीनों के तीनों ये आर्टिकल्स जो है हमारे पास, ए, एन और द, ये किसके लिए लगते हैं, नाउन्स के लिए, संज्ञा के लिए लगते हैं। तीनों के तीनों क्या करते हैं, ये संज्ञा के लिए लगते हैं, ठीक है। ए और एन को हम बोलते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट का मतलब है कोई चीज जो कि स्पेसिफिक ना हो, कोई चीज जो निश्चित ना हो, ठीक है ना। तो इनडेफिनिट का मतलब क्या हुआ, कोई चीज जो कि निश्चित ना हो। तो ए और एन हम उस संज्ञा के लिए लगाते हैं जो निश्चित ना हो और वो संख्या में कितनी हो, एक। तो उसके लिए हम ए और एन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अ बॉय, एक लड़का, कौन है मुझे नहीं पता, मैंने क्या बोला, अ बॉय। और बॉय क्या है, संख्या में एक है जिसको गिन सकते हैं, तो उसके लिए आर्टिकल ए लग जाएगा। और एलिफेंट, अम्ब्रेला जैसे हो गया, उसके लिए क्या लगेगा, एन, ठीक है ना। तो ये जब हम टॉपिक शुरू करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि एन का क्या कंसेप्ट है, एन कैसे लगाते हैं हम लोग, ठीक है ना। कि और दूसरा ये आर्टिकल दा, इसको बोलते हैं डेफिनेट आर्टिकल। जब चीज निश्चित हो तो हम उसके साथ दा लगाते हैं, ठीक है ना। तो जब कोई भी चीज निश्चित हो, जैसे मैं बोलूं द मार्कर इज ब्लैक, तो ये निश्चित है। अब मैं मार्कर की बात कर रहा हूं, वह मार्कर जो मेरे हाथ में है, तो द मार्कर इन माई हैंड इज ब्लैक एंड व्हाइट। अगर कलर की बात करें और लिखता कैसे, तो द मार्कर इन माई हैंड इज ब्लैक।
ठीक है ना। तो ये चीज हो गई। तो इसको इसलिए आर्टिकल द को हम क्या बोलते हैं, डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं इसे, क्योंकि ये क्या करता है, संज्ञा को निश्चित करता है। ए और एन को क्या बोलते हैं, इंडेफिनिट। ये गिनने के लिए बताते हैं, जब संख्या संज्ञा की कितनी हो एक, तो गिनने के लिए हम ए और एन का इस्तेमाल करते हैं। कहाँ ए लगता है कहाँ एन लगता है, जब टॉपिक शुरू करेंगे तो आपको बताया जाएगा। एक टॉपिक था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। देखो, सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट सिर्फ ट्रांसलेट करके देख लेते हैं। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब हुआ विषय। विषय क्या हुआ, सेंटेंस में जो भी संज्ञा होगी, किसी भी वाक्य में जो भी संज्ञा होती है उसे विषय बोलते हैं, संज्ञा या सर्वनाम, उसे क्या बोलते हैं, विषय। ठीक है ना। अच्छा, वर्ब, वर्ब होगी क्रिया। तो विषय और क्रिया का आपस का तालमेल। ठीक है लो। और ये जो टॉपिक है, ये सारा का सारा किस पर निर्भर करता है, कंजंक्शंस पे। ये सारा का सारा किस पे निर्भर करता है, कंजंक्शंस पे निर्भर करता है ये। और आपके सिलेबस में कंजंक्शंस भी एक अलग टॉपिक मेंशन्ड है। ठीक है ना। कंजंक्शंस क्या होते हैं, जो कंजंक्शंस वो वर्ड होते हैं, वो शब्द होते हैं जो एक से ज्यादा विषयों को क्या करते हैं, आपस में कनेक्ट करते हैं, विच कनेक्ट्स टू और मोर सब्जेक्ट्स। जैसे एंड, तो एक से ज्यादा लोगों को कनेक्ट करने के लिए एंड का यूज कर सकते हैं ना, जैसे राम एंड हिज फ्रेंड्स, राम एंड हिज ब्रदर, और राम और श्याम, राम या श्याम। ठीक है ना। और क्या हो सकता है, एज वेल एज। तो ये सब क्या, एटसेट्रा, ये सब क्या मेरे कंजक्शन है। तो कंजक्शन इनके इस्तेमाल को पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, बहुत जनरल बेसिक रूल है हमारे पास कंजक्शन से रिलेटेड, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड। इंग्लिश को आप बहुत वैसे मत लेके चलना कि बहुत टफ हो जाएगा, या हम हिंदी मीडियम से पढ़े, हमने कभी किसी कंपटीशन में इंग्लिश नहीं पढ़ी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ना। बहुत आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। बस ये है मेन चीज कि ग्रामेटिकल पोर्शन जो है उस पर ज्यादा फोकस रखना है हमने, क्योंकि ग्रामेटिकल जो ये नॉलेज है, ये आपको श्योर शॉर्ट नॉलेज देगी। इससे क्या है कि जो भी रूल्स हम पढ़ेंगे वो समझ के आप लोग इजीली क्वेश्चन टैकल कर लोगे। ये ऐसा है, ये डेफिनेट नहीं है वो क्या, ईडीएम फ्रेजेस ऐसा नहीं कि करवाया नहीं जाएगा, करवाया जाएगा, बट इनमें रिस्क क्या इन्वॉल्व है कि ये क्या है, वास्ट है ये टॉपिक्स। पढ़ने तो है, अब पढ़ा हुआ वर्ड आएगा या नहीं आएगा इसकी गारंटी नहीं है, पर इतना है कि टेंसेस में जो पढ़ाया जाएगा या ग्रामेटिकल पोर्शन जो भी पढ़ाया जाएगा वो एग्जाम में जरूर आएगा। ठीक है ना। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब होता है विषय और क्रिया का आपसी तालमेल। और आपसी तालमेल किस पे निर्भर करता है, कंजक्शन पे, कि कौन से कंजक्शन से आप विषय को जोड़ रहे हैं। जैसे अगर मैं एंड से सेंटेंस को जोड़ूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, राम और श्याम मार्केट जा रहे हैं। इसका मतलब मेरा वाक्य इंग्लिश में क्या बनेगा, राम एंड श्याम आर गोइंग टू मार्केट। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं और लगा दूं तो मैं क्या बोलूंगा, राम या श्याम मार्केट जा रहा है। मतलब अब मैंने चॉइस दिखाई है ना, कि इन दोनों में से कोई एक मार्केट जा रहा है। तो यही है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कि कौन से कंजक्शन को तुमने जो इस्तेमाल किया है उसका और वर्ब का आपस में क्या तालमेल बैठ रहा है। ठीक है ना। एंड लगाया तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी विषय हैं सबकी बात करी जा रही है, तो क्रिया कैसी लग जाएगी, बहुवचन, प्लूरल। और का मतलब क्या हुआ, चॉइस है कि या ये। ठीक है ना। तो इससे रिलेटेड जो रूल है वो जब हम कंजक्शन या सब्जेक्ट एग्रीमेंट पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि और अगर लगाया तो हमेशा आपकी क्रिया जो है वो आगे जाके सिंगुलर ही होगी, एक वचन होगी, नहीं ऐसा नहीं। ठीक है ना। और के केस में क्या होता है, हम ये देखते हैं कि और के सबसे नजदीक कौन सा वो है विषय। अगर वो बहुवचन है तो आगे क्रिया बहुवचन हो जाती है, और अगर वो एक वचन में तो आगे जाके वर्ब भी कैसी हो जाती है, एक वचन में सिंगुलर हो जाती है। ठीक है ना। तो ये चीज हमने देखनी है। तो ये सारी चीजें थी जो मैक्सिमम मैंने देखी है कि आपके सिलेबस से रिलेटेड है, तो हम लोग इस पे ध्यान रखेंगे। मेन फोकस ग्रामर पे होगा, कॉम्प्रीहेंशन वगैरह, रीडिंग पैसेजेस जितने भी हैं, जो भी कॉम्प्रीहेंशन है उसमें पैसेज आएगा एक आपके पास, और पैसेज पे बेस 5 से 10 सवाल जो भी हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जैसे पैसेज की प्रैक्टिस करेंगे, मैं आपको सब बताऊंगा कि किस तरीके से करना है। बेसिक लेवल से शुरू करके धीरे धीरे करके अपना लेवल बढ़ाएंगे हम लोग। ठीक है ना। बस एक चीज याद रखिएगा कि इंग्लिश जो है इंग्लिश के थ्रू नहीं पढ़नी है, हम हिंदी के थ्रू इंग्लिश को अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। और जहां आपको ये टेंसेस चैप्टर आ गया, वहां पे आपकी 70% जो इंग्लिश है वहीं पे खत्म हो जाएगी, अगर आपने टेंसेस सीख लिया तो। ठीक है ना। थैंक यू।